नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 71 बीपीएससी को लेकर अपना आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है। 20 सितंबर से ही शुरू किया है। 7th के ज्योग्राफी का भी हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। 299 एक मंथ का फ़ी होगा और उसके साथ में 552 मंथ का है। और अगर आप 1 ईयर का लेंगे या 6 मंथ का लेंगे तो दुर्गा पूजा का ऑफ़र है अभी तक, जब तक दशहरा है तब तक रहेगा, जिसमें आपको 1 ईयर का अगर आप लेंगे तो 208 पर मंथ के हिसाब से ही पड़ेगा 1 ईयर का, या 6 मंथ का लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत कम प्राइस में ही मिल जाएगा। तो जुड़ना हो तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। बाकी आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते हैं कि हेडलाइन क्या है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है कि क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट जो है 17 नवंबर, क्या वो आगे बढ़ेगा। और देखिए, संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने की, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँगा कि अगर 90% चांस भी होगा कि भाई आगे बढ़ जाएगा तो 10% भी चांस है अगर 17 नवंबर को होगा, तो मैं आपको 10% के साथ जाने के लिए बोलूँगा, 90% के साथ में मत जाइएगा। एक चीज़ तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि जिनको वाकई निकालना होता है, जिनके अंदर वाकई लक्षण होता है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि 17 नवंबर को होगा या 17 अक्टूबर को होगा या 17 दिसंबर को होगा। उनको ये भी मतलब नहीं होता कि फॉर्म भरने में क्या अभी दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही। वो फॉर्म भरने जाएंगे अचानक से, जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फॉर्म भर लेंगे और आ जाएंगे। आप ही को होता है कि भाई अब क्या अपडेट आया है, अब क्या शामिल हो रहा है, एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दिन भर उन्हीं न्यूज़ में पड़े रहना। बढ़ेगा तो पता चल जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो 17 नवंबर को होगा। और अगर 1% चांस भी है कि 17 नवंबर को होगा तो उस दिन के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कम सीटें नहीं हैं, 1900 सीटें। आप किस चीज़ के टेंशन में रहते हैं कि बीपार्ड में ट्रेनिंग के लिए सीटें हैं कि नहीं हैं? ये आपका टेंशन है क्या कि आयोग का टेंशन है? इन चीज़ों मत पढ़िए। जिस चीज़ में आपको पढ़ना चाहिए वो है कि भाई एग्ज़ाम कैसे निकालें, पीटी कैसे निकलेगा आपका, आयोग एग्ज़ाम करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, उसका टेंशन है। नहीं करवा पाएगा, क्षमता तो दिख ही रही कि भाई क्षमता ही नहीं है, जैसे लग रहा है कि आयोग शक्तिहीन हो गया है। अतुल प्रसाद जी जब तक थे तब तक बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद शक्तिहीन हो गया है जैसे लग रहा है। कोई एक चीज़ सही से नहीं करवा पा रहे। फॉर्म भरने के लिए उन्होंने ट्रायल तक नहीं किया। आप समझ सकते कितने अयोग्य लोग बैठे हुए हैं आयोग में। तो ये उनका टेंशन है, ये आपका नहीं है। आपका है कि फ़िलहाल जब भी पीटी एग्जामिनेशन हो मैं अच्छा स्कोर करके निकल जाऊं। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोलूँगा कि आप केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। बाकी यूट्यूब वीडियोज़ को लेकर तरह तरह की चीज़ें आएंगी। जिस दिन आयोग बोल देगा कि हाँ आगे बढ़ेगा, उस दिन मानना है कि बढ़ेगा। अगर आयोग ने नहीं बोला है बढ़ेगा तो मान के चलिएगा 16 नवंबर तक कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम है। इसी हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, जनवरी में जाना होगा, दिसंबर में जाना होगा, ये आपका टेंशन नहीं है। आपका टेंशन है पीटी निकालना है, मुझे मेंस निकालना है। आई होप आप समझेंगे, आपके हित के लिए इस तरह से बोल रहा हूँ। नहीं तो इस पर अलग से वीडियो मैं लेकर आ जाता कि भाई डेट आगे बढ़ेगा, देख लीजिए मेरा वीडियो देखने से मुझे पैसे मिल जाते। देखिए हेडलाइन क्या है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विजिट पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्यों? इन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। मूडीज़ का एक रिपोर्ट आया। मूडीज़ क्या है बंधुओं? मूडीज़ करके एक एजेंसी है जिसको क्या कहा जाता है? रेटिंग एजेंसी। जैसे आप लोग मूवी की रेटिंग देखते हैं ना कि भाई 3 स्टार मिला इस मूवी को कि 4 स्टार मिला है, देखने जाएं कि नहीं जाएं, पीवीआर में या आइनॉक्स में, जहाँ भी जाना चाहें। उसी प्रकार से इकोनॉमी को रेट करती है कई सारी दुनिया भर की एजेंसियाँ। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है कि इस इकॉनमी में दुनिया भर के निवेशक निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो भी उस निवेश से करने से पहले देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या है। तो अगर किसी ने रेट किया होता है कि ये इकॉनमी बहुत अच्छी है, यानी कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, रेटिंग अलग हो सकता है, रेटिंग के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। AAA होता है, BBB होता है, B+ होता है, B- होता है, इस प्रकार से होता है। मूडीज़ ने बोला कि मालदीव जो है आने वाले कुछ समय में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसका जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, इसका जो फॉरेन रिजर्व है, वो इसके ऊपर जो कर्ज है और कर्ज का जो इसको ब्याज चुकाना है उससे ज़्यादा हो गया है। इसके ऊपर कर्ज जो है वो इसके विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज़्यादा हो रहा है। अब इसको चाहिए इकोनॉमिक सपोर्ट। चीन ने वादा ज़रूर किया लेकिन उसे 1 पैसा नहीं दिया इसको। इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज़्ज़ू को जल्द ही समझ में आ गया कि हम बिना इंडिया के रह नहीं सकते। ऊपर से भारत से टूरिस्ट जो जा रहे थे
वहाँ के मंत्रियों ने जब भारत के प्रधानमंत्री के लिए अब्यूसिव भाषा का उपयोग किया, उसके बाद उन्होंने भी जाना कैंसिल कर दिया, अपना अपना टिकट तक कैंसिल करा लिया। लाखों के होते हैं टिकट सुन के। उसके पश्चात इनको ये पता चल गया कि हम जिस चीज़ को लेकर आए थे, हम नफरत की राजनीति नहीं कर सकते हैं, उससे इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचता है। तो अब ये भारत की यात्रा पर आ रहे हैं और देखिए इन्होंने क्या बोला है। मुइज़ू मीट पीएम टुडे से अवेयर ऑफ, इंडिया जो है वो अवेयर है किस चीज़ से, फिस्कल सिचुएशन से मालदीव के। मालदीव का राजकोषीय स्थिति बिल्कुल ही बदतर हो चुका है। जैसा श्रीलंका का हाल हुआ था, वहाँ पर उसको डिफ़ॉल्ट घोषित करना पड़ा था खुद को, उसी प्रकार से इसका भी हो सकता है अगर भारत ने इसको सपोर्ट नहीं किया अभी। तो भारत सरकार कुछ तो सपोर्ट ज़रूर ही करेगी, लेकिन भारत सरकार के लिए भी महत्व रखता है मालदीव। तो आज हम लोग भारत और मालदीव के रिलेशन को डिटेल में समझेंगे। आईआर में आपके GS1 में पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से भारत और मालदीव के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और वर्तमान में किस प्रकार का है। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स डे भी है। तो इंडियन एयरफोर्स डे पर चेन्नई में एक समारोह हो रहा था। चेन्नई में एयर शो था, वहाँ पर डिहाइड्रेशन की वजह से और कई सारे लोग, 200 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, 6-7 लोगों की डेथ भी हो गई है और बड़ा ही दुखद सा है। उसके अलावा एक बार एयरफोर्स डे में मैं गया था, हिंडन एयरपोर्ट जो है, हिंडन एयरफोर्स का है ना स्टेशन दिल्ली के बगल में, तो कॉलेज के इनवाइट किया गया था तो उसमें गए थे। बहुत ही अद्भुत होता है, शानदार होता है एयर शो, अद्भुत होता है। जीवन में एक बार अनुभव तो लेना चाहिए, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर ही जाइएगा। अगला आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो भारत और अमेरिका के 20 वर्ष हो गए हैं लगभग में न्यूक्लियर डील को लेकर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिविल न्यूक्लियर डील। सिविल न्यूक्लियर डील इसको कहा जाता है। असैन्य परमाणु समझौता कहा जाता है। ये असैन्य परमाणु समझौता बहुत ही विवादित रहा था। इस समय भारत के कम्युनिस्ट और लेफ्ट विंग ने चीन के समर्थन के द्वारा, चीन से इन्फ्लुएंस होकर भारत सरकार को गिराने की कोशिश की थी और हर सख्त कोशिश की थी कि ये न्यूक्लियर डील साइन ना हो। हाल फिलहाल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2000 ईस्वी के बाद की बात बता रहा हूँ। हमारे देश के कम्युनिस्ट नेता उस समय ये कोशिश कर रहे थे, चीन के इन्फ्लुएंस में आकर, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि भारत की सरकार गिर जाए और ये न्यूक्लियर डील न हो, है ना। तो इस न्यूक्लियर डील को भी आज हम लोग समझेंगे कि भारत और अमेरिका का क्या है न्यूक्लियर डील, किस प्रकार से भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया इस डील ने और क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसको भी ज़रा देखेंगे हम लोग। भारत मालदीव को भी देखेंगे और भी कई सारे टॉपिक हैं, तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ज़रूर लाभ की प्राप्ति होगी। और शुरू करते हैं। देखिए भारत मालदीव का रिलेशन। आपके GS1 के पेपर में जो IR का सेक्शन है उसमें 2 लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन गारंटेड होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 लॉन्ग फॉर्मेट IR में से पूछ लिए जाए या 3 सवाल पूछ लिए जाए, लेकिन 2 लॉन्ग फॉर्मेट बहुत मायने रखते हैं गुरु, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सोचिए, आपको 2 स्टैट के सवाल सॉल्व करने होते हैं, 2 आपको IR के सॉल्व करने होते हैं। इन्हीं अगर 4 सवालों का आपने ढंग से लिख दिया ना, तो GS1 आपका बेड़ा पार हो गया। इसीलिए IR को बहुत लिमिटेड टॉपिक होते हैं, 6 से 7 टॉपिक ही होता है, जिसको आप पढ़ के जाइए और आपके एग्जाम में 2 टॉपिक आ जाएंगे। ये तो बहुत आसान हुआ ना। मैं आपको करवाऊंगा आपके मेंस से पहले। फ़िलहाल देखिए ज़रा इंटरनेशनल रिलेशन को। देखिए एक चीज़ आप सुनिए ज़रा, कॉन्सेप्ट। IR में जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, हमारे हित क्या हैं उनके साथ में और उनके हित क्या हैं हमारे साथ में। ये 2 आयाम होते हैं। हमें क्यों चाहिए मालदीव और मालदीव को भारत क्यों चाहिए। तीसरा हित होता है चुनौती, कौन सी चुनौती आ रही है, और चौथा होता है भविष्य। ये 4 आयाम में आपके पूरे IR सिमट जाते हैं। कोई भी टॉपिक IR में इन 4 जो डायमेंशन होते हैं इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, छोटे छोटे चीज़ों को भी पृष्ठभूमि से जोड़ा जाता है। जब अंग्रेजों ने द्वीपों पर नियंत्रण छोड़ दिया था, तब से भारत और मालदीव के बीच में राजनयिक और राजनीतिक संबंध वर्ष 1965 से रहे हैं। 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन के बाद से भारत ने मालदीव में राजनीतिक, सैन्य, व्यापार, नागरिक समाज के लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहरे संबंध रखे हैं। भारत और मालदीव का रिलेशन अच्छा रहा है। खराब कब से होना शुरू हुआ, चीनी इन्फ्लुएंस के कारण से, और मालदीव में सत्ता परिवर्तन के कारण से और कट्टरता के बढ़ावा मिलने के कारण से। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य रीजन रहे।
देखिए मालदीव का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का ही सगा भाई है मालदीव। आपका मालदीव है और माले कैपिटल है इसकी। वो छोटे छोटे आइलैंड है। अभी तो है, हमारी 300 साल के बाद जो जनरेशन होगी उसको मालदीव नहीं दिखेगा, तो बस किताबों में पढ़ेंगे कि मालदीव नामक एक देश हुआ करता था जो हिंद महासागर में डूब गया, तो इस तरह का पढ़ेंगे। और ये बहुत नज़दीक है। और इसका महत्व क्या है, तो सामरिक महत्व है इसके लोकेशन का। क्यों है भाई, तो हिंद महासागर पर नज़र रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लोकेशन। ठीक है, भारत के लिए मालदीव का महत्व क्या है। सामरिक स्थल, भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव हिंद महासागर में अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। स्ट्रैटेजिक बोलते हैं इसको, जो अरब सागर और उससे आगे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। बीच में है ये। ठीक है, इससे भारत को समुद्री यातायात की निगरानी करने, क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति मिलती है। सांस्कृतिक संबंध, सदियों पुराना हमारा रिश्ता रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहा है हमारा। 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक बौद्ध धर्म मालदीव में प्रमुख धर्म था, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद कन्वर्जन वहाँ पर हो गया और बुद्धिस्ट जो थे वो सारे मैक्सिमम लोग मुस्लिम बना दिए गए या तो बन गए। वज्रयान बौद्ध धर्म का एक शिलालेख है जो प्राचीन काल में मालदीव में मौजूद था। वज्रयान आपको पता होगा, बुद्धिज्म का तंत्रयान से जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। वज्रयान की पढ़ाई भारत में कहाँ पर होती थी, बीपीएससी का सवाल है ये, कहाँ पर होती थी। तो ये होती थी आपका भागलपुर में जो पुराना विश्वविद्यालय था जिसका क्या नाम था, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, जो गोपाल के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, उसमें वज्रयान शाखा की ही पढ़ाई होती थी। ये बीपीएससी ने पिछली बार स्टेटमेंट बनाकर पूछा है। ये 69 बीपीएससी में स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है, 68 में मैंने बताया था इससे पहले भी। तो वज्रयान शाखा की भारत पढ़ाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में होती थी। वज्रयान का ही शिलालेख कहाँ पर मिला है हमें, तो मालदीव में मिला है। क्षेत्रीय स्थायित्व, एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का अनुरूप ही है। नेबरहुड फर्स्ट का मतलब पड़ोसी प्रथम भारत की एक नीति है, जिसमें पड़ोसियों को कोई भी दिक्कत आए तो भारत सबसे पहले रिस्पॉन्स करे, इस तरह का है। मालदीव के लिए भारत का महत्व, आवश्यक आपूर्ति, भारत चावल, मसाले, फल, सब्जी, दवा, पानी, पीने का पानी तक देता है भारत, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता है। समुद्र में पीने का पानी का भाव होता है, पानी के बीच में पानी का भाव होता है, समझिएगा इस चीज़ को। रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं आपूर्ति करता है। भारत सीमेंट, रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान करके मालदीव को बुनियादी ढांचे में निर्माण में सहायता करता है। शिक्षा, भारत मालदीव को उन छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करता है जो भारतीय संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाती है। आपदा में भी भारत उसको मदद करता है, पेयजल वगैरह में। कोविड-19 महामारी में भी हमने उसको क्या दिया, तो टीका दिया कि भाई टीका भी लगा लो। सुरक्षा प्रदाता, भारत का सुरक्षा सहायता प्रदान करने में ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से 1988 में तख्ता पलट के प्रयास के दौरान हस्तक्षेप करने तथा मालदीव की सुरक्षा के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने का इतिहास रहा है। राजीव गांधी जी उस समय क्या थे, तो भारत के प्रधानमंत्री थे। इनको पता चला कि श्रीलंका से कुछ रिबेलियन ग्रुप का सपोर्ट लेकर और मालदीव का जो वहाँ पर कुछ सैन्य गुट थे वो मिलकर मालदीव की सत्ता में परिवर्तन करना चाहते थे। हमें ये क्या मिला, सूचना मिली थी। उसके पश्चात भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कैक्टस, जिसके द्वारा वहाँ पर सत्ता परिवर्तन को रोका था। सैन्य हस्तक्षेप किया था राजीव गांधी जी ने उस समय और सत्ता परिवर्तन को रोका गया था। तो ऑपरेशन कैक्टस का बड़ा महत्व है, याद रखिएगा इसको। अगला क्या है, संयुक्त अभ्यासों में शामिल रहे एक्विरिन और दोस्ती और एकता, ये सब क्या है, ये सब हमारे और मालदीव के एक था। उसके बाद से दोस्ती और एक्विरिन, ये सब संयुक्त अभ्यास हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। मालदीव में पर्यटन, कोविड-19 महामारी के बाद भारत के बहुत ज़्यादा पर्यटक जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदीव के पर्यटक कहाँ से आते हैं, तो भारत से ही आते हैं। आप अगर देखेंगे 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। देखिए यहाँ पर भारतीय पर्यटकों की संख्या आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब तीसरा आयाम है, पहला मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, भारत के लिए मालदीव क्यों चाहिए, मालदीव के लिए भारत क्यों चाहिए। अब अगला है भारत मालदीव संबंध से संबंध प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। चुनौती तीसरा आयाम पर आ गए, इंडिया आउट अभियान। मोहम्मद मुइज्जू जो आए ना, इन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। मतलब कि इन्होंने बोला कि भाई भारत को अब यहाँ से निकालो। भारत तो वहाँ पर था ही नहीं, भारत का बस प्रभाव था, निवेश था। भारत के कुछ सैनिक थे जो भारत के ही इक्विपमेंट चलाने के लिए वहाँ पर थे, तो उन्होंने उनको भी निकाल दिया। इंडिया आउट ये जो था, इसने सबसे ज़्यादा हमारे रिलेशन को ख़राब किया। फिर जब ये सत्ता में आए ना, तो इनको वास्तविकता का पता चल गया।
अभियान के प्रमुख बिंदुओं भारतीय सैनिक कर्मियों की वापसी की मांग भी शामिल है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए 11 मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की थी और उसके पश्चात भारत के सैनिक तो आ गए वापस, लेकिन भारत और मालदीव सरकार ने डील किया जिसके तहत था कि भारत के असैन्य अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर भारत के इक्विपमेंट को चलाएंगे। अलग अलग हेलीकॉप्टर वगैरह हैं जो वहाँ पर भारत सरकार ने रखे हुए हैं। मालदीव की सहायता के लिए ही उसको भारतीय ही ऑपरेट कर सकते थे, पहले सैनिक ऑपरेट करते थे, अब उसको असैन्य लोग ऑपरेट करते हैं। अगला देखिए क्या है, पर्यटन का दबाव। लक्षद्वीप के प्रचार यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री पर की अपमानजनक टिप्पणी उत्पन्न राजनीतिक विवाद के कारण लक्षद्वीप का पर्यटन उद्योग गहन जांच के दायरे में आ गया है। परिणाम स्वरूप विवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार का चलन चल रहा था और जिसके कारण से वहाँ के पर्यटन उद्योग में भारी ह्रास देखा गया। भारतीय लोग गए ही नहीं, सब ने टिकट कैंसिल करवा लिया। मालदीव पर चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है और वो चीन से निकटता के कारण से भारत से दूरी बनाना चाह रहा है। भारत इसे लेकर असहज है, साथ ही इससे क्षेत्र में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी छिड़ सकती है। चीन मालदीव के बीच हुए हालिया समझौते के मुख्य निष्कर्ष क्या है, जरा इसको समझ। हाल के इन दिनों में जो चीन और मालदीव के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए हैं ना, वो केवल आर्थिक तक सीमित नहीं है बल्कि रणनीतिक तक उसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे भारत के लिए चिंता उत्पन्न हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल हुआ है मालदीव। इसका उद्देश्य राष्ट्रों द्वारा संयुक्त रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर सहयोग योजना के निर्माण में तेजी लाने हेतु प्रेरित करना है। इससे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे विकास को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये बुनियादी ढांचे के नाम पर भारत को घेरने की रणनीति है। ये पर्यटन में सहयोग को लेकर दोनों देशों ने समझौता किया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इस समझौते के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग करना शामिल है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया गया है। ब्लू इकोनॉमी को लेकर दोनों देशों ने समझौता किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर भी समझौता किया है। आर्थिक सहायता, चीन ने अनुदान सहायता प्रदान करके मालदीव की सहायता की, हालांकि प्रदान की गई विशिष्ट निधि का खुलासा तक नहीं किया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत चीन के साथ डील में यही होती है, जैसे भारत और मालदीव का कोई डील होता है तो पब्लिक में आता है, मीडिया में आता है, ट्रांसपेरेंसी होती है उसकी, लेकिन चीन के साथ ये दिक्कत है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। क्या डील किया है क्या नहीं, उससे वो चीज़ सामने नहीं आता है। ये समझौता चीन मालदीव व्यापार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। 2022 में द्विपक्षीय व्यापार 451.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया टॉपिक क्या था इंडियन एक्सप्रेस का, कि 20 सालों के बाद अमेरिका और भारत का जो न्यूक्लियर डील हुआ उसके 20 वर्षों के बाद स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, मैंने आपको समझाया था कि 300 मेगावाट तक का ये होता है, उसको लेकर अमेरिका की एक कंपनी है होल्टेक, जिसको कहा जाता है, क्या नाम है इसका, होल्टेक नाम है। ये कंपनी जो है ये एनर्जी उत्पादन को लेकर इक्विपमेंट का निर्माण करती है। ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी उत्पादन को लेकर इक्विपमेंट का निर्माण करती है। ये भारत सरकार के साथ कोशिश में है कि भारत में जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाएं उसमें इसकी भागीदारी हो और प्रमुख रूप से भाग भी ले। इस चीज़ को लेकर इसकी कोशिश जारी है। भारत के प्रधानमंत्री की जो हाल फिलहाल में अमेरिका यात्रा हुई थी, उस दौरान भी ये जो कंपनी के CEO थे महोदय, वो भारत के प्रधानमंत्री से मिले थे और भारत की तारीफ में कसीदे गढ़ते हैं। जब इनको भारत से पैसा चाहिए होता है तो भारत इनको अच्छा लगने लग जाता है, बाकी भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये लोग समझते हैं। खैर देखिए, इन्होंने बोला है कि हम भारत के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। किस चीज़ पर, तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है कि क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक का उसका रेंज होता है, सब समझाया हुआ है। तो इससे इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ में एक चीज़ और चर्चा की गई, वो है कि भारत और अमेरिका का परमाणु समझौता। अब परमाणु समझौता भारत और अमेरिका का एक स्टैटिक टॉपिक है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। PT में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के परमाणु समझौता के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। इस 20 वर्षों में हमने इस समझौते से क्या क्या प्राप्त किया है और हमारा नुकसान क्या क्या हुआ है, या हमने इस समझौता जो प्राप्त किया था उसका उद्देश्य क्या था, और वर्तमान में ये समझौता किस प्रकार से रेलेवेंट है, प्रासंगिकता है इसकी। इस प्रकार के नए नए सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। आप ही के सामने मैंने 3-4 अभी ही किए हैं, कोई मैंने पहले से सोच के नहीं रखा था ये सवाल। अब जरा देखेंगे भारत और अमेरिका का न्यूक्लियर डील क्या था, क्यों इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा हो हल्ला हुई थी भाई, उस समय सरकारें गिरने तक की नौबत आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, सबसे पहले पृष्ठभूमि समझेंगे। अमेरिका लंबे समय से भारत के गुटनिरपेक्ष खेमे, हमारा जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जिसमें पंडित नेहरू जी ने शुरू किया था और मिस्र के राष्ट्रपति वगैरह सब शामिल थे, तो ये क्या था कि हम ना तो रूस के गुट में शामिल होंगे, न तो अमेरिकी गुट में शामिल होंगे, हम अपने गुट में रहेंगे, नॉन अलाइंड हैं हम, ठीक है।
का नेता यह मानता था कि यूएसएसआर की ओर तथा बाद में रूस की ओर भारत का रुख हो गया था। अमेरिका ऐसा मानता था। भारत अपने अधिकांश हथियार रूस से खरीदा। उसके पास छद्म समाजवादी आर्थिक शासन था, ऐसा अमेरिका मानता था। शीत युद्ध के दौरान उसके बाद के वर्षों में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा। जितने पाकिस्तान के पास आज आप एडवांस हथियार देखते हैं वो सब अमेरिका का ही दिया हुआ है, अमेरिका का ही दिया हुआ है, सब का सब उसी का दिया हुआ है। हालांकि चीन के उदय के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने भारत को पश्चिमी खेमे में शामिल करने या चीन को नियंत्रित करने मदद के लिए इसे आकर्षित करने का फैसला किया और उसी के दौरान उनको ये बताया गया कि भारत के साथ परमाणु डील आप साइन कर सकते हैं। इसलिए अमेरिका ने भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी यूरेनियम तक पहुंच की पेशकश की, वह ईंधन जो इसके परमाणु ऊर्जा रिएक्टर के लिए आवश्यक था। इससे पहले भारत को इस तक पहुंच नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये मानते थे कि भारत इसका परमाणु बम बनाने में उपयोग कर सकता है। देखिए अब ज़रा किस्सा सुनिए। जब अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ तब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जो भारत आतंकवाद बोलता आ रहा है वो वाकई एग्जिस्ट करता है, उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 9/11 के पहले की अमेरिका की पॉलिसी और 9/11 के बाद की पॉलिसी आप स्पष्ट रूप से डिवाइड करके देख सकते हैं। 9/11 पहले की पॉलिसी में आपको भारत कहीं भी नहीं दिखेगा। 9/11 के बाद की पॉलिसी जो अमेरिका है उसमें भारत ही भारत आपको दिखेगा। एक कारण ये था, आतंकवाद का इशू था। दूसरा था इशू कौन सा? तो चीन को टैकल करना था उसको। चीन को दुनिया में एक ही देश है जो टैकल कर सकता है, वो है भारत, क्योंकि उतनी कैपेसिटी केवल हमारे पास ही है जिसका हम उपयोग करके उसको पीछे छोड़ सकते हैं और उसको काउंटर कर सकते हैं, एशिया से लेकर अन्य जगहों पर भी। ये दो कारण थे। और इससे पहले क्या होता था, 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया था, भारत पर सैंक्शन लगा दिए थे। पाकिस्तान पर भी लगाया था, भारत पर भी लगाया था। तो भारत की सरकार ने बोला था लगा लीजिए। फिर कुछ वर्षों के बाद ये दौरे भारत के पास ही आए कि परमाणु डील हम साइन कर लेते हैं। भारत के परमाणु कार्यक्रम को क्या किया गया, वैधानिकता प्रदान की गई अमेरिका के द्वारा कि ये देश परमाणु का उपयोग केवल बम बनाने के लिए नहीं करता है बल्कि किसके लिए करता है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है। यही था वो परमाणु डील का मुख्य उद्देश्य, जिसमें अमेरिका ने जब हमें कर दिया कि भाई ये देश वैधानिक रूप करता है, वैधानिक तरीके से इसका उपयोग करता है। जैसे हाल ही में ईरान जो है उसको परमाणु ईंधन क्यों नहीं मिल पाते दुनिया भर से, क्योंकि शक है कि वो क्या करता है, परमाणु बम बनाने के लिए उसका उपयोग करता है। हमने ये समझाने में सफल हो गए हम लोग कि भाई हम परमाणु बम के लिए नहीं, परमाणु बम हमने सुरक्षा के लिए बनाया है और वो बनाएंगे, अब बना भी लिया। अब हम परमाणु का उपयोग किसके लिए करना चाहते हैं, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर हमने डील साइन किया किसके साथ, अमेरिका के साथ। जब अमेरिका ने वैधानिकता प्रदान कर दी उसके बाद हमने यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ, जापान के साथ और अलग अलग देशों के साथ धीरे धीरे परमाणु ईंधन के सप्लाई को लेकर, रिएक्टर बनाने को लेकर डील वगैरह साइन किए थे। आपको आई होप कहानी समझ में आया है। आप भारत सरकार 123 समझौते, 1-2-3 समझौता भी कहा जाता है इसको। लालू जी का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है इस चीज़ को लेकर, 1-2-3 समझौता, 1-2-3 समझौता, है ना जी। या यूएस भारत असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए। वर्ष 2008 में भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया, जो तब से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, एनएसजी से छूट, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। भारत अमेरिका परमाणु समझौता के प्रमुख पहलू यह था कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ने भारत को एक विशेष छूट दी, जिससे उसे 1 दर्जन देशों के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम बनाया है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होने के बावजूद भी हमें अगर न्यूक्लियर ईंधन मिल रहा है ना, तो उसके पीछे कारण है परमाणु डील। अलग कार्यक्रम, इसने भारत को अपने नागरिक व सैन्य कार्यक्रम को अलग अलग करने में सक्षम बनाया तथा अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओं को, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत रखा। और IAEA के द्वारा समय समय पर उन देशों का, भारत सहित उन देशों का सर्वेक्षण भी किया जाता है। जाकर देखते हैं ये लोग कि कहीं ये देश कोई ख़राब काम में तो संलिप्त नहीं हो रहे हैं परमाणु ईंधन को लेकर। तो ये भी दौरा किया जाता है। ये सब का सब उसी से समय से शुरू हुआ था। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यह भारत को उन राज्यों के संवर्धन और उन्हें पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण रोकता है जो कि उनके पास नहीं है। भारत को उनके प्रसार को सीमित करने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी समर्थन करना चाहिए। सौदे का महत्व क्या था, अन्य देशों के साथ सौदे। छूट के बाद भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे देशों के साथ शांतिपूर्ण उपयोग के लिए परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन सबसे पहले भारत को किसके साथ करना पड़ा, अमेरिका के साथ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा,
क्योंकि वैधानिकता उसने प्रदान कर दी कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है और भारत ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए अब भारत सरकार ने बोला है कि हम परमाणु हथियार तो हमने बना लिए, अब हम परमाणु ईंधन का उपयोग केवल एक ही काम के लिए करेंगे, वो है किसके लिए, तो बिजली उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। इसके बाद फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन 2 देशों से हम सबसे ज़्यादा परमाणु ईंधन मंगाते हैं, मतलब यूरेनियम मंगाते हैं हम लोग। कहाँ से, इन 2 देशों से। रूस ने यूरेनियम का आयात के लिए विशेष समझौते हुए और उसके पश्चात ही हो पाया ये चीज़। उससे पहले भारत को दुनिया में कहीं से भी यूरेनियम प्राप्ति नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि मानते थे कि हम यूरेनियम का उत्पादन, हम यूरेनियम का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, बम बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे आज ईरान को नहीं मिलता है। लेकिन उस समझौते के पश्चात से हमने दुनिया के अलग अलग देशों को ये बताया कि अमेरिका ने हमारे साथ समझौता किया हुआ, आप भी कर लीजिए, तो सभी ने फिर किए। समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, देश के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख समझौतों में से एक है ये। भारत को मान्यता, इसने भारत को मजबूत अप्रसार साख के साथ एक जिम्मेदार परमाणु हथियार राज्य होने की मान्यता दी, जो तब से मैं आपको बता रहा हूँ। भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती, इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया, इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा दिया। उसके पश्चात आपको राजनयिक संबंध, आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, आपको हर दृष्टिकोण से हम दोनों देशों के संबंध आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, भारत और अमेरिका के। इसने सैन्य सहयोग को भी बढ़ावा दिया, जिससे रक्षा व्यापार का विस्तार हुआ। इसे 2014 के बाद से नवीकरणीय प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा सहयोग में भी वृद्धि को शामिल किया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो पहला प्रभाव, हमें परमाणु ईंधन की प्राप्ति अच्छे से होने लग गई है। दूसरा प्रभाव ये पड़ा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं, हमारे हथियार जो हैं मॉडर्न होते हैं, उसमें अमेरिका का बड़ा योगदान होता है। अमेरिका के साथ में सामरिक, आर्थिक सभी तरह के रिलेशन हमने डेवलप किए हैं। तकनीकी विकास, भारत ने दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर विकसित किए, जो वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ मानी जाती है। PSWAR परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर ईंधन के रूप में गैर समृद्ध प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मॉडरेटर के रूप में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन का ही अलग होता है, DTO भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक स्वरूप जैसा होता है, DTO कहा जाता है इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है भारी जल के रूप में, शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ठंडा करने को लेकर, क्योंकि बहुत गर्म होता है, शीतलक काम नहीं करेगा तो गर्म होकर क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है उसमें। यूरेनियम आयात में वृद्धि हुई, भारत अमेरिका परमाणु समझौते भारत को विभिन्न देशों से यूरेनियम आयात करने में सक्षम बनाया। मुद्दे क्या है, दायित्व, वाशिंगटन ने वेस्ट वाशिंगटन ही होगा, ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। 2008-9 वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा उसको, और वाशिंगटन हाउस के नए खरीदार ने पहले ही भारत व्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। इसमें ये कहा जा रहा है, अमेरिका में जब परमाणु बोल रहा हूँ, अर्थव्यवस्था को लेकर मंदी आई थी, उस मंदी के दौरान भारत और अमेरिका के रिलेशन क्या हो गए, तो प्रभावित होने शुरू हो गए थे। वे भारत परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे, केवल रिएक्टरों तथा घटकों की आपूर्ति करेंगे, जिसके कारण भारत में एक रिएक्टर निर्माण लगभग 10 वर्ष लगेंगे। इसी चीज़ को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। वो जो कंपनी है हेलटॉक करके बताया, होलटेक है, उसने बोला है कि भारत के लिए हम स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, इसे देखते हुए भारत में फुकुशिमा प्रकार के परमाणु दुर्घटना के मामले अमेरिकी कंपनियां जो दायित्व वहन करेंगी वो अत्यधिक अनिश्चित है। इसमें यह बोला गया था कि अमेरिका की कोई कंपनी अगर केवल इक्विपमेंट सप्लाई करती है, वो बनाती नहीं है किसी रिएक्टर को। जैसे देखिए एप्पल का फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन को लेकर पार्ट्स अलग अलग देशों से सप्लाई होते हैं, उसका असेंबल किया जाता है भारत में। ये जो पार्ट सप्लाई करने वाले, क्या इनकी दायित्व होगी? इनकी दायित्व कम हो जाती है। दायित्व किसका हो जाएगा? जो यहाँ पर बनाता है। इसी प्रकार से भारत के साथ भी होता। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हादसा हुआ था 2011 जापान में, तो भारत सरकार को केवल इक्विपमेंट वगैरह मिल रहे थे बाहर से, भारत सरकार ही बना रही थी, अमेरिका कोई कंपनी नहीं बना रही थी, तो जिम्मेदारी से वो दूर हो रहे थे। जबकि परमाणु संयंत्र बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी, कि भाई आप जिम्मेदारी लीजिए कि इसमें कोई हादसा नहीं होगा, या हादसा होगा तो आपको लटकाया जाएगा। इस चीज़ से वो दूर भाग रहे थे। भारत की आवश्यकताएं क्या हैं? भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौते, भारत की आवश्यकताओं में काफ़ी बदलाव आया है। साथ ही भारत के रूस के एस्ट्रोमॉट्स एक्सपोर्ट के साथ अपने मौजूदा समझौते में भी काफ़ी राहत मिली है। लागत एक अन्य मुद्दा उस लागत संबंधित है जिसे भारत विदेशी सहयोग के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के लिए भुगतान करने हेतु तैयार होता है। महाराष्ट्र के जैतपुरा में 1650 मेगावाट के लिए 6 यूरोपीय दबाव रिएक्टर्स के लिए भारत फ्रांस वार्ता परमाणु ऊर्जा विभाग EDF के बीच मतभेदों के कारण विलंबित है, जो प्रति यूनिट लागत से संबंधित है। लागत के कारण महाराष्ट्र के जैतपुर में जो बन रहा है, एक महाराष्ट्र के तारापुर में है देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये पता होना चाहिए तारापुर का। दूसरा जैतपुर बन रहा था जो अभी भी नहीं बन पाया है।
वर्तमान स्थिति क्या है? 2008 के समझौते के बाद अमेरिका द्वारा भारत के परमाणु रिएक्टर की बिक्री पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद 2 समझौते पर केवल 2016 और 2019 में हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के द्वारा। और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ये के सहयोग से 6 रिएक्टर स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव की घोषणा की गई, लेकिन अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। ये इतिहास हो गया आपका थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है किस चीज़ को लेकर। तो होल्टेक टेक्नोलॉजी ये क्या करती है? तो ये इक्विपमेंट सप्लाई करती है किस चीज़ को लेकर? तो परमाणु रिएक्टर सहित दुनिया भर में जितने भी बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जाते हैं उसको लेकर। तो इसने भारत के लिए अभी थोड़ा सा बोला है कि भाई हम स्मॉल लेवल का जो रिएक्टर है वो बनाना चाहते हैं भारत सरकार के साथ मिलकर, और उस पर काम करना चाहते हैं। तो अभी तक जो पढ़ाया मैंने आपको वो ध्यान में रखिएगा। जो मैंने बताया, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ही था, ऊपर मैंने वॉशिंगटन बोल दिया था। वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी 2008 के मंदी के दौरान, तो इसलिए सप्लाई भी नहीं कर पा रहा था। इस शुरुआत के समय में हमें दिक्कत आई थी। अब तो हमने अपना ही रिएक्टर काफ़ी अच्छा बना लिया है। हमें बस एक ही चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो किस चीज़ की? यूरेनियम की। यूरेनियम हमारे पास में कम है। यूरेनियम प्रमुख रूप से उत्पादक देशों में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, जो अमेरिका प्रभाव के कारण से अमेरिका से बिना पूछे किसी को सप्लाई नहीं करते हैं। सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का उज़्बेकिस्तान के पास में है, जिस पर भी अमेरिका का प्रभाव माना जाता है, लेकिन रूस का प्रभाव उस पर ज़्यादा है। उज़्बेकिस्तान के साथ भी हम वार्तालाप कर रहे हैं। अमेरिका का न्यूक्लियर डील आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि उससे हमें दुनिया के अलग अलग देशों से वैधानिकता मिलती है, साथ में हमें ईंधन भी प्राप्त होता है यूरेनियम का। तो आप इसकी आलोचना भी कर सकते हैं और इसके पक्ष में पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन एंड करते समय यही लिखिएगा कि ये समझौता हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, यही लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विशाखापत्तनम के समुद्र तट में पिल बॉक्स मिला है। देखिए, विशाखापत्तनम समुद्र तट पर क्या हुआ कि पानी जो है वो नीचे गिरी, पानी मतलब नीचे चली गई थोड़ी सी। तो वहाँ पर समुद्र तट पर बहुत वर्षों के पश्चात देखने को मिला एक पिल बॉक्स। ये क्या होता है? बंकर होता है। ये बम से सुरक्षित रहने के लिए बंकर बनाए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। वो बंकर समुद्र के तटों के पास बनाए गए थे। विशाखापत्तनम नेवी का बहुत बड़ा, वहाँ पर आपको पता ही होगा, तो नेवी का वहाँ पर बहुत सारे संयंत्र हैं। तो उस समय में वो वर्ल्ड वॉर पहले से बने हुए हैं। तो वर्ल्ड वॉर के समय का वहाँ पर एक पील बॉक्स में मिला है, जो क्या है, समुद्र के पानी में ढका हुआ था। अब जाके वो दिखा है, तो बड़ा ही रोचक सा वो हो गया। मैं दिखाता हूँ किस तरह का है वो बंकर। ये है, ये समुद्र के अंदर था, अभी दिखा है ये पील बॉक्स विशाखापत्तनम के तट पर। और इसमें देख सकते हैं आप, बंकर जैसा है, इसमें इंसान रहते थे और बमबार्डिंग के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये बनाया गया था। ये अभी अभी दिखा है। ये विशाखापत्तनम के समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय का पिल बॉक्स नजर आ रहे हैं। इस शहर के विस्मृत समुद्री इतिहास की झलक मिलती है हमें। द्वितीय विश्व युद्ध का समय का बना हुआ है, और अभी जब समुद्र का पानी नीचे उतरा है तो ये देखने को मिला है हमें। क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित ये पिल बॉक्स संभावित दुश्मन आक्रमण से विशाखापत्तनम तटों सुरक्षा के लिए रणनीतिक और रक्षा नेटवर्क का हिस्सा होता है। और पिल बॉक्स कब बनाया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपसे सवाल क्या पूछेगा पीटी में? हाल ही में किस समुद्री तट पर हमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बंकर मिला है? तो ये कहाँ पर मिला है? विशाखापत्तनम, वाईजैक जिसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत शहर है ये, अद्भुत शहर है। पिल बॉक्स नाम इसकी वजह यह है कि 20वीं सदी के आरंभ में गोलियों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन कंटेनरों से मिलता जुलता है। विशाखापत्तनम के पिल बॉक्स समुद्र तट के कटाव के कारण आरके समुद्र तट पर सबसे प्रमुख पिल बॉक्स देखने को मिला है, जबकि जलारीपेट्टा मछली पकड़ने वाले कॉलोनी में स्थित है। दूसरा पिल बॉक्स रेत कचरे और उपेक्षा के नीचे दबा हुआ है। दूसरा भी पिल बॉक्स है। यहाँ पर जगह जगह बंकर बने हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। युद्ध के दौरान विशाखापत्तनम एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यह एक गहरे प्राकृतिक बंदरगाह वाला भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा है। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह में से एक कौन सा है? विशाखापत्तनम का पोर्ट है, जो भारत का प्रमुख नौसैनिक अड्डा भी है। ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। पूर्वी जो हमारा कोस्ट है उस पर एक है आपका कौन सा? तो पैराडीप है, और एक है आपका विशाखापत्तनम, वाईजैक जिसको कहा जाता है। तो ये जो शहर हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से नौसैनिक अड्डा के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। सामरिक महत्व, चूंकि पिल बॉक्स को आसपास के वातावरण का हिस्सा जैसा दिखने के लिए बनाया जाता है, इसलिए दुश्मन के लिए इन्हें ढूंढना मुश्किल था। सामरिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे ये। और कहाँ पर मिला है ये? तो विशाखापत्तनम में मिला है। विशाखापत्तनम में मिला है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। बस इसका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, यही पूछा जा सकता है आपसे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का है। 1-2 मिले हैं, इसमें दूसरा ढका हुआ है, पहला आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर दिख रहा है, खतरनाक सा। अगले टॉपिक पर चलते। अगला न्यूज़ है आपका पुरस्कार से संबंधित है। वाइलर पुरस्कार इसको कहा जाता है। वाइलर पुरस्कार कहा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 48 वाइलर पुरस्कार। कौन सा? 48।
48वां वायलर पुरस्कार दिया गया किनको, तो अशोक चारुविल नाम है इनका, चारुविल नाम है, इनको दिया गया है इनके किताब के लिए। तो ज़रा किताब का नाम भी देखेंगे। और मलयालम भाषा के राइटर हैं, ये मलयालम भाषा के राइटर हैं अशोक चारुविल जी, और इनको वायलर पुरस्कार 48वां वायलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके किताब का नाम ज़रा देख लेंगे, क्योंकि पीटी में ये आपसे धड़ल्ले से पूछा जाएगा। हाल ही वायलर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अशोक चारुविल जी को दिया गया है। इनकी किताब का क्या नाम है, तो वही मैं दिखाता हूँ। मलयालम भाषा की किताब है इनकी। देखिए इनके किताब का नाम है क्या, तो कट्टूर कादावू, कट्टूर कादावू इनके किताब का नाम है। मलयालम भाषा की किताब है। ज़रूरी थोड़ी ना कि सभी किताबों का नाम हिंदी में ही हो। गोदान है ना, तो गोदान याद रहेगा। कट्टूर कादावू आपको याद नहीं रहेगा। मलयालम भाषा है, उसकी किताब है, जिसके लेखक हैं अशोक चारुविल जी। इसके लिए उनको वायलर पुरस्कार दिया गया, 48वां वायलर पुरस्कार। लेखक अशोक चारुविल को उनको उपन्यास कट्टूर कादावू के लिए 48वें वायलर पुरस्कार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड का विजेता चुना गया है। वायलर राम वर्मा ट्रस्ट द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद व कन्नई कुन्हीर रामन द्वारा डिजाइन की एक मूर्ति दी जाती है। लेखक बेन्यामिन ग्रेसी व साहित्य आलोचक के.एस. रवि कुमार की एक निर्णायक समिति ने श्री चारुविल को इस पुरस्कार के लिए चुना है। ये द हिंदू से मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ट्रांसलेटेड वर्जन इसका, और 6 अक्टूबर 2024 को यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी घोषणा की गई। चारुविल का कट्टूर कादावू बाढ़ से तबाह हुए गाँव में, एक गाँव है जो बाढ़ से तबाह हो गया। बाढ़ से कुछ याद आया आपको? नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। इजराइल और हिजबुल्लाह का पता होगा, ईरान का पता होगा। कुछ लोग इजराइल के समर्थन में सड़क पर निकल रहे हैं, कुछ लोग हिजबुल्लाह के लिए निकल रहे हैं। बिहार में बाढ़ से 500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उनके लिए कोई नहीं निकलता है, ना बोलता है। हमारे लिए कंसर्न की चीज़ें दूर ही होती हैं हमेशा, पास की चीज़ हमें दिखती ही नहीं है। बिहार में भी बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है और राहत तक उनको नहीं मिल रहा है। न्यूज़ में भी कहीं नहीं आ रहा है। दरभंगा मुजफ्फरपुर हाईवे भी उन्होंने जाम किया था राहत को लेकर। गांव के गांव गायब हो गए हैं। गायब होना जानते हैं, वही गायब हो गए हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो इनका जो ये किताब है कट्टूर कादावू, बाढ़ से तबाह हुए गाँव में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाता है। ये किताब मलयालम साहित्य में के लिए इनको मिला है। श्री चारुविल ने पुरस्कार विजेता पुस्तकें लिखी, कई सारे पुरस्कार मिले हैं उनके किताबें, जिनमें से ओरू रात्रिकू, ओरू पक्कल, अमेजन, परिचिता, गंधगल, ये सब शामिल हैं। ये सब उनकी किताबें हैं जो पूछा जा सकता है। और अशोक चारुविल जी का नाम पूछा जा सकता है, किस भाषा से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा सकता है। वायलर 48 पुरस्कार इनको दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर एंड होता है। पढ़िएगा, 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा आपका, यही मानकर पढ़िएगा। बोलने दीजिए जिसको जो बोल रहा है। 17 नवंबर को पेपर है, इसी हिसाब से पढ़िएगा। फॉर्म भर लीजिएगा अच्छे से। फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म कर देना है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा, कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर 70 BPSC डैशबोर्ड का एक लिंक बनकर आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट डिटेल दिखेगा। अपडेट डिटेल वहाँ पर क्लिक करने के पश्चात दिखेगा। पहले रजिस्टर करके कन्फर्म कर दीजिए, उसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा। फिर आपके लिए 70 BPSC का पोर्टल खुल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट डिटेल का ऑप्शन आता है। वहाँ से अपडेट डिटेल करके फिर आप अपना फॉर्म भरिएगा। फॉर्म अच्छे से भरिएगा, शांतिपूर्वक भरिएगा। टाइमर चलता है तो चलने दीजिएगा। अच्छे से फॉर्म भरेंगे सारा डॉक्यूमेंट लेकर तो उतना समय नहीं लगता है। 12 मिनट में फॉर्म भर जाता है, 12 से 13 मिनट में, विथ लाइव फ़ोटो मैं बात कर रहा हूँ। आप उसको फॉर्म भर दीजिएगा, उसके पश्चात सबमिट कर दीजिएगा। अब भर लीजिएगा फॉर्म, क्योंकि एडिट हो रहे हैं, सभी के ही हो रहे हैं। और कैसे आएगा, पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर करके कंफर्म कर दीजिए। वहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं होगा। फिर 70 BPSC डैशबोर्ड का एक लिंक बनकर आ जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात से क्या होगा, आपके लिए अपडेट डिटेल का ऑप्शन बनकर आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।